हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज DKLR सर्किट स्टडी करते हैं। इसमें हमें सिचुएशन गिवन है कि देर आर टू स्विचेस S1 एंड S2। इनिशियली स्विच S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन। इनिशियली S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन। तो S1 को जब क्लोज किया हुआ है तो सर्किट में E, बैटरी, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, ये तीन चीज़ें लगी हुई हैं। एंड दिस इज़ गिवन दैट एट स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट को हम t=0 कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। इस स्टेडी स्टेट पे S1 को ओपन कर दिया जाता है एंड S2 इज़ क्लोज्ड। तो आफ्टर t=0 अब हमें ये बताना है कि जब स्विच को ओपन कर दिया जाता है तो आफ्टर दिस करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हीट जनरेटेड टिल टाइम t किस तरीके से वेरी करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए इसको। इनिशियली जब स्विच को क्लोज किया हुआ है S1 को और स्टेडी स्टेट अगर पहुंच जाती है तो उस केस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I=E/R होगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। दिस इज बेसिकली सिचुएशन एज स्टेडी स्टेट। नाउ एट दिस t=0 अगर S1 को ओपन कर दिया तो सिचुएशन ये बन जाती है कि इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है E/R और इसको अब रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, S2 को क्लोज कर दिया। ये t=0 की सिचुएशन है। नाउ आफ्टर दिस वी कैन से कि करंट इसमें फ्लो होना कंटिन्यू रहेगा इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज इंडक्टर चेंज का अपोज करता है। तो अगर इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहेगा और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो स्लोली रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती रहेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इंडक्टर की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में डिसिपेट ना हो जाए। तो इस केस में अगर हम किसी भी टाइम t पर ये एज्यूम कर लें कि करंट I फ्लो हो रहा है तो वी कैन राइट किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन -L/dt -IR=0। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडक्टर की डायरेक्शन में हमेशा करंट की डायरेक्शन में हमेशा -L/dt लिखना है। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट -L/dt =IR and di divided by I is equal to minus R divided by L dt. Now at t=0 current in the inductor is I0 which is E by small r, और किसी टाइम t पर अगर हम I मान लें तो we can integrate it from I0 to I and limit of time will be from 0 to t. From here we get ln I divided by I0 is equal to minus RT by L, and you can get I is equal to I0 e⁻−RT by L। ये आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता लग जाता है, जहाँ पर I0 क्या है, यहाँ पर दिस इज मैक्सिमम करंट एट t=0 जो था, और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, दैट इज इक्वल टू E/r। नाउ यू कैन सी दैट बाय किरचॉफ्स लॉ जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी इंस्टेंट पर, वही ऐसे केस में इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बट विथ माइनस साइन होगा, बिकॉज VR प्लस VL शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर आप VL कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसे केस में इंडक्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू L/dt with a negative sign -L/dt, so this is equal to minus I0 d/dt of I0 e⁻−RT by L. This is L. So from here what we get is E induced equal to I0 R e⁻−RT by L, which is basically equal to I into R. If you see this is equal to I into R। जैसा कि हम बोल रहे थे कि VR और VL सेम होने चाहिए, तो VR किसी भी इंस्टेंट पर कितना होगा, I into R, एंड यू कैन सी कि E इंड्यूस भी कितना आ रहा है, I into R के बराबर ही आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप इसके ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का जैसा ग्राफ होगा, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा और इन्फिनिटी पर जाकर ये 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट होगा I0 से, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और ऐसे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर L/R दिस विल बी बेसिकली टाइम कांस्टेंट,
इस टाइम कॉन्स्टेंट पर अगर हम देखें कि एट टी इक्वल टू एल बाई आर क्या रहा होगा करंट, तो एट टी इक्वल टू एल बाई आर करंट आई विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई ई. आई नॉट बाई ई इज 0.37 इंटू आई नॉट रफली. तो ऐसे केस में केवल 37% करंट रह जाएगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट. तो जैसा कि चार्जिंग में हमने देखा था मैक्सिमम का 63% जितने टाइम में पहुंचता था वो टाइम कांस्टेंट होता था. यहाँ मैक्सिमम का 63% जितने टाइम में डिक्रीज हो चुका होगा, यानी केवल 37% ही रह गया होगा, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे. तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा. और अगर आप इंडक्टर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी वैसा ही आएगा, बिकॉज इसमें केवल क्या हो रहा है, आई नॉट इंटू आर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है. तो आई नॉट इंटू आर से स्टार्ट होगा और उस फंक्शन को किसी भी टाइम पर अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास ई इंड्यूस्ड आ जाएगा. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. अब बात आती है कि इसमें अगर हमें हीट जनरेटेड निकालना हो तो हीट जनरेटेड निकालने के लिए सिंपल सी बात यह है कि इंडक्टर में किसी भी इंस्टेंट पर जो एनर्जी स्टोर्ड थी शुरू में और जो किसी भी इंस्टेंट पर बची है उनका डिफरेंस ही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया होगा. तो हीट डिसिपेटेड निकालने के आपके पास दो तरीके हैं. फर्स्ट मेथड तो ये है आपकी, आप करंट आपको पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हीट जनरेटेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी होता है. इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू टी तो आपके पास हीट जनरेटेड आ जाएगा. और आई इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर. अब यू कैन से आई नॉट स्क्वायर आर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी टी. इसको आप 0 से टी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास हीट जनरेटेड आ जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर टी बाई एल मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है. और इजी मेथड क्या है इस केस में, आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे केसेस में, बिकॉज आपको पता है कि जो भी हीट जनरेटेड होगी वो इंडक्टर में जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी और इंडक्टर में जो टाइम टी पर एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज ये डिफरेंस ही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया होगा. दैट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, आई एट टाइम टी का होल स्क्वायर. तो ये अगर आप कर देंगे तो इससे आपके पास हमेशा हीट जनरेटेड पता लग जाएगा. तो हीट जनरेटेड के लिए ऐसे केस में इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम लोगों ने बेसिकली हीट जनरेटेड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा, और टाइम कांस्टेंट की यहाँ पर क्या डेफिनेशन है ये इसमें समझने की कोशिश की है. तो इनके ढंग से नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए. ओके, हैव ए गुड डे.